लीजिए, सारा दफ्तर घर जा चुका है और आप अभी तक बैठकर काम कर रहे थे। अच्छा बेटा, तू मुझे लेने आ गया। लाइए। पर राजीव, तूने तो हद कर दी। फैक्ट्री मैनेजर के साथ झगड़ा मोल ले लिया। अरे वकालत में तो आज तेरे पास केस है, कल नहीं। पर ये पार्ट टाइम ही सही, इतनी अच्छी पोस्ट है तेरी, लेबर वेलफेयर ऑफिसर की, पर तूने तो। अरे बदमाश है वो मैनेजर बाबूजी। अरे तू इतनी अकड़ बाबूजी। मैनेजर ना हुआ बादशाह हो गया वो। भाई तुम्हारा काम करो, हम अपना काम करें, इसमें अकड़ वाली कौन सी बात है। बेचारे उस गरीब ड्राइवर को सस्पेंड कर दिया उसने, और मुझसे कह रहा है कि तुम लोग तो कश्मीर से निकाले गए हो ना, यहां भी ऐसे ही रहोगे तो। ऐसा बोला वो? अरे हम कश्मीर से निकाले गए हैं तो क्या ये मजाक का मुद्दा है? अरे काम में भी हमारे घावों को कुरेदा जाएगा। क्यों परेशान हो रहे हैं बाबूजी? मैंने फैक्ट्री से 7 दिन की छुट्टी ली है, और मेरी छुट्टी खत्म होते होते उस मैनेजर की छुट्टी हो जाएगी, आप देख लेना। अरे बहुत बड़ा अफसर होता है फैक्ट्री मैनेजर, तुझे निकाल देगा वो। आप क्यों परेशान हो रहे हैं बाबूजी? मैनेजर को मैं देख लूंगा ना। आप तो मुझे ये बताइए कि वो जो मैंने आपको टीक प्लांटेशन वाले शेयर्स के बारे में बताया था ना, उसके बारे में आपने क्या सोचा? मैं सच कह रहा हूं बाबूजी, बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है। मैं इसीलिए तो फैक्ट्री से सीधा यहां भागा भागा चला आया। अरे तुझे डर नहीं लगता राजीव? तेरी नौकरी जा रही है और तू शेयर्स की बात कर रहा है। मैं हमेशा हर काम सोच समझ कर करता हूं बाबूजी, यहां तक कि झगड़ा भी, ताकि मुझे कभी किसी से डरना ही ना पड़े। कमाल है। अच्छा आप चलिए, मेरी गाड़ी नो पार्किंग में खड़ी है, चलिए। वैसे कुछ होगा नहीं, लेकिन क्या है ना, आधा पौना घंटा वेस्ट होगा। लेकिन बाबूजी मैं ओके। क्या हो रहा है भाई? हाँ हाँ ठीक है, कल बात करते हैं। ओके। हाँ, और शेखर साहब कब आए दिल्ली से? कल आए भाई, कल। और आती रचना का फोन मिला तो मैं यहाँ आ गया। रचना का? अपनी रचना का? हाँ भाई, अपनी रचना का। कहाँ है वो? अभी अभी कॉलेज गई है। कॉलेज चली गई है? यार थोड़ा लेट हो गया मैं। खैर, बात क्या है? बात तो है, पर सब लोग तुझसे डरते हैं ना। मैं नहीं डरता हूं, बाकी सब डरते हैं। बस एक बात बताऊं, तेरे गुस्से से तो मैं भी डरता है ना। बोल, बात क्या है? बात यह है कि गुस्सा तो नहीं है ना? तू बात बता ना यार। बात क्या है शेखर? बात यह है कि पूजा चंडीगढ़ शिफ्ट हो रही है। चंडीगढ़ जा रही है वो। अगर तू चाहे तो मैं और रचना मिलके तुम लोगों का पैचअप करवा देते हैं। क्यों करवाना चाहते हो हमारा पैचअप? अग्नि देख, मैं ये कह रहा था कि सुन शेखर, ये रिश्ता मेरे लिए मर चुका है। अग्नि, क्या? क्यों मेरी जान के पीछे पड़े हो तुम लोग? वो रास्ता है ही बेवकूफ, लेकिन तुझे क्या हुआ है? तू तो इतना समझदार आदमी है, हमेशा तूने मुझे अच्छी सलाह दी है। अरे यार, अखबार में एडिटोरियल पढ़ने वाला आदमी है तू, और जब भी कभी ऐसे मामले को लेकर हम लोग परेशान रहे, तूने हमें फिर से जिंदा किया, और आज तू ऐसी बातें कर रहा है। अच्छा ठीक है, छोड़ना यार। सुन, ये बात खत्म हो चुकी है, मैं इसके बारे में और कोई बात नहीं करना चाहता हूं। नहीं चाहता तो नहीं करेंगे बात, पर मैं ये कह रहा ये परवर क्या लगा रखी है यार? तू बैठ, मैं तैयार होकर आता हूं, हम लोग कॉलेज जाएंगे। और वहां पूजा मिल गई तो? घबरा मत, मरूंगा नहीं मैं। एक जबरदस्त प्रपोजल है, और बस तू ही पार लगा सकता है उस प्रपोजल को। बोल। यार मेरा एक मुवक्किल है, एक बहुत बड़ी डच कंपनी में एरिया मैनेजर है। तो वो पनवेल में एक जगह 25 एकड़ जमीन खरीदना चाहता है। कल गया था मैं उसके साथ जमीन देखने। जमीन देखते ही मुझे ख्याल आया कि मैं इस जमीन के ओनर को जानता हूँ। कौन सी वाली? अरे वो तेरे फैक्ट्री के सेठ की जमीन यार। यार वो तो बरसों से लिटिगेशन में फंसी हुई है। और ये डच कंपनी इस फंसी हुई जमीन के ही 3.5 से 4 करोड़ रुपए तक देने को तैयार है। 3-4 करोड़? देख ले। वैसे वो जमीन अदरवाइज बिक तक नहीं सकती, और केसों में उलझी हुई जमीन खरीदता कौन है? तो फिर तेरे दोस्त की कंपनी क्यों खरीदना चाहती है जमीन को? क्योंकि वो उस जमीन के ठीक सामने 20 बीघा जमीन में एक कार फैक्ट्री डाल रहे हैं। अगर तू अपने सेठ को कन्विंस कर ले तो मैं तुझे कमीशन में लाखों रुपए दिलवा सकता हूँ। बस तू इस जमीन का चक्कर चला दे यार। बात पक्की है ना? अरे सुशील हांडा कच्ची बात करता ही नहीं। ठीक है,
तू कल पेपर्स बनवा के ले आ। थैंक यू यार, अगर तूने ये डील करवा दी ना तो बस गुलाम हो जाऊंगा मैं तेरा, और कमीशन के 2% एडिशन में। देख यार, गुलाम रखने का शौक तो अपने को है नहीं, और कमीशन मैं लूंगा नहीं, लेकिन लगता है तेरा काम हो जाएगा। मैं बात करता हूँ तुझसे फोन पे। क्यों यार, थैंक यू। ओके। मैं कम इन सर? कौन, राजीव? जी। आप ही ने फोन किया था? जी सर। बैठिए, आई जस्ट जॉइन। थैंक यू सर। सर, मैं आपका कीमती वक्त बर्बाद नहीं करना चाहूंगा, इसलिए सीधे काम की बात पर आता हूं। मेरी नॉलेज के हिसाब से आपकी पनवेल में 25 एकड़ की एक जमीन है हाईवे पर। भाई नाम मत लो उस जमीन का, 7 केस हैं उस पर। मैं तो फंसी गया हूं खरीद कर वो जमीन। आप बेचना चाहेंगे उसे? हमारे चाहने से क्या होता है? लिटिगेशन में फंसी जमीन कौन खरीदना पसंद करेगा? सर, अगर आप उसे बेचने में इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको एक मल्टीनेशनल कंपनी से अच्छा अमाउंट दिलवा सकता हूँ। रियली? यस सर। आप बताइए कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? ईमानदारी की बात तो यह है कि वो जमीन मैंने 1982 में 30,000 पर एकड़ के हिसाब से खरीदी थी। अब अगर मुझे 10 लाख भी मिल जाए तो मैं बहुत खुश होऊंगा। 3 करोड़ कैसे रहेंगे? 3 करोड़, ये तो पक्का है सर। और जब हम टेबल पर बैठेंगे और अगर आप मुझे अपनी तरफ से नेगोशिएशन करने की परमिशन दें तो 3.5-4 में सेटल हो सकता है। करोड़? जी। 3.5-4 करोड़? जी सर। भाई मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, क्या कहूं। सर, आप कुछ मत कहिए और कुछ मत कीजिए, बस मुझे ये डील करने दीजिए। डच कंपनी है। क्या नाम बताया अपना? राजीव कॉल सर। राजीव कॉल, एडवोकेट। जी। तो आज शाम को मिलते हैं लैंसर्स बाग में 7:30 बजे। सर ना मत कहिए। ओके सर। I'll expect you then. थैंक यू सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, आओ बैठो। सर, यहाँ कोई और नहीं आने वाला? राजीव, मैं पब्लिक प्लेसेस में भी प्राइवेसी पसंद करता हूँ। आओ बैठो। थैंक यू सर। ये लो, क्या पसंद करोगे? हाँ भाई, एक बात की मैं माफी चाहता हूँ, यहाँ सिर्फ वेजिटेरियन ही मिलेगा। इस रेस्टोरेंट में नॉन वेजिटेरियन सर्व नहीं करते। सर, मैं भी वेजिटेरियन ही प्रेफर करता हूँ। फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। राजीव, तुमने जो मेरी पनवेल वाली जमीन बिकवाई, मैं एक्चुअली मेरे समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस तरह तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं। सर, आपने कह दिया, बस हो गया, सब कुछ अदा हो गया। नहीं, तुमने मेरी फंसी हुई जमीन 4 करोड़ रुपए में बिकवाई है, तो शुक्रिया के अलावा तुम्हारा 2% कमीशन भी तो बनता है। तो कहो तुम्हें 8 लाख रुपए डील फाइनलाइज होने के बाद दूं या अभी? 2 clear soup and salad? श्योर सर। एक्चुअली सर, कमीशन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों? क्योंकि सर, दिस इज नॉट माय प्रोफेशन। प्रोफेशन नहीं भी हो, लेकिन तुमने काम तो किया है ना। सर, ये तो मैंने अपने घर का काम समझकर किया है, क्योंकि मैं खुद आपकी स्टील फैक्ट्री में लेबर वेलफेयर ऑफिसर था। था मतलब अब नहीं होता? सर, आपके मैनेजर खन्ना ने तो मुझे अब तक टर्मिनेट कर दिया होगा। टर्मिनेट? वो मुझसे कुछ ज्यादा ही नाराज हो गए हैं सर। क्यों? एक्चुअली सर, फैक्ट्री के ड्राइवर राम सिंह को उन्होंने मामूली सी बात के लिए सस्पेंड कर दिया, और फैक्ट्री का लेबर वेलफेयर ऑफिसर होने के नाते मैंने उन्हें समझाया कि मिस्टर खन्ना, इस तरह से छोटी सी बात के लिए किसी गरीब आदमी की रोजी रोटी पे लात मारना ठीक नहीं है। तो उन्होंने मुझे ही फैक्ट्री से निकाल देने की धमकी दी। समझ गया। राजीव, तुम फिक्र मत करो, खन्ना को मैं कल ही निकाल दूंगा नौकरी से। सर, नौकरी से क्यों निकालते हैं? क्योंकि राजीव, मैनेजर जैसे पोस्ट पर एक सेंसिबल और सेंसिटिव इंसान की जरूरत होती है, जो अपने वर्कर्स को अपनी संतान की तरह स्नेह करे। ऑब्वियसली खन्ना ने ऐसा नहीं किया। तो फिर मेरी बात मानिए सर, आप उसे नौकरी से मत निकालिए। सजेशन?
मैंने सुना है सर कि आपकी नागालैंड में कोई नई फैक्ट्री शुरू होने वाली है। बल्कि मशीनरी भी इंस्टॉल हो रही है। तो आप ऐसा क्यों नहीं करते कि यहां से किसी एक्सपीरियंस्ड मैनेजर को वहां ट्रांसफर कर दें? यानी कि खन्ना को। यस सर, एंड प्लीज ये काम आप जल्दी कर दें। तुम फिक्र मत करो, कल सुबह जब खन्ना अपने कैबिन में पहुंचेगा तो नागालैंड वाली स्टील प्रोजेक्ट के ट्रांसफर ऑर्डर भी सुना देंगे और तुम्हारी और ड्राइवर सिंह की नौकरी बरकरार रहेगी। तो फिर समझ लीजिए सर कि मुझे भी मेरा कमीशन मिल गया। जीते रहो बेटा, जीते रहो। थैंक यू सर। आज तेरी मनपसंद दाल बनी है। लाओ ना माँ। हाँ मुझे भी दो। हाँ दही नहीं है? नहीं, आज जमा नहीं। अग्नि, ये क्या हो गया तुझे? चल। अग्नि, तू ठीक तो है ना बेटा? हे भगवान, इतना सारा खून तेरा है? और किसका होगा? इसके शरीर में जरूरत से ज्यादा खून आ गया है ना, इसलिए वो हमेशा उबलता रहता है, हमेशा बहता रहता है। अब आज क्या हो गया था शेखर? अंकल वो कुछ गुंडे आए और अरे पर तुझे क्या जरूरत है उनसे उलझने की? नहीं नहीं, गुंडों से ये नहीं उलझेगा तो और कौन उलझेगा? किस इलाके में हमला किया तुझ पर गुंडा? यहीं पे बस स्टॉप के पास वो लोग जीप में आए थे। तो तू बच के निकल जाता। इतना खून बहाया। रचना, दूध और हल्दी ले आ। नहीं, कोई जरूरत नहीं है दूध लाने की। अरे क्या? कब तक बर्दाश्त करता रहूं मैं ये गुंडे इस घर में? जब तुझे मैंने एक बार समझा दिया है कि ये झगड़े से बाज आ, तो फिर बाबूजी वो गुंडे। तेरी माँ यहाँ पर राम और कृष्ण की बातें बांटती है, तेरा भाई यहाँ रामायण और महाभारत की बातें बताया करता था, और तू बचपन से लेकर आज तक गुंडे, लड़ाई झगड़े, खून खराबा, बस यही सब। बाबूजी वो गुंडे एक मासूम लड़की की इज्जत लूटने वाले थे। तो तू कोई शहर कोतवाल लगा हुआ है? अग्नि, तू उन गुंडों को पहचान लेगा ना? देखिए, इस बार इसे माफ कर दीजिए। माफी मांग लेना बेटा। माँ, माँ क्यों? गुंडे लोग कभी किसी से माफी मांगते? अरे यार अग्नि, मांग लेना, और उन गुंडों की तो मैं देख लूंगा उन लोगों को। माँ लेकिन किस बात की माफी? अरे बाबूजी कह रहे हैं उस बात की। ठीक है माँ, तू कहती है तो मैं माफी मांग लेता हूँ। माफ कर दीजिए बाबूजी, लेकिन माँ मैंने जो कुछ भी कहा सही किया है। गुंडों से लड़ाई झगड़ा करना सही है? बाबूजी, एक मासूम लड़की की इज्जत बचाना हमेशा सही बात होती है। वो तो अरे पहाड़ टूट जाता अगर तू उस लड़की की इज्जत ना बचाता। नहीं, पहाड़ नहीं टूटता, लेकिन आप लोग किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहते। क्यों? क्योंकि बिना देखे, बिना जाने आज गुंडों से जिस लड़की को अग्नि भैया ने बचाया, वो लड़की मैं थी मां। मैं तुम्हारी इकलौती बेटी, आपके जिगर का टुकड़ा बाबा, वो मैं थी। समझे आप?
मेरे बच्चे। हाँ अंकल, पहले मैंने भी इसको मना किया था, पर ये, और जब वो गुंडे भाग गए तो अग्नि बेहोश होकर गिर पड़ा और वो लड़की चलकर हमारे पास आई और हमने देखा कि वो रचना थी। मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे माफ कर दे। नहीं बाबूजी, बात माफी की नहीं, बात अपने सामने हो रहे गलत काम को देख पाने या ना देख पाने की। और मेरे से ये गलत बातें नहीं देखी जाती। क्या करूं बाबूजी, मेरे से ये गलत बातें नहीं देखी जाती। बहुत कोशिश करता हूं लेकिन ये गलत बातें मेरे से नहीं देखी जाती। मैं क्या करूं? क्या करूं बाबूजी, मेरे से ये गलत बातें नहीं देखी जाती। बहुत कोशिश करता हूं लेकिन ये गलत बातें मेरे से नहीं देखी जाती। मैं क्या करूं? तुम्हारी इकलौती बेटी, आपके जिगर का टुकड़ा बाबा, वो मैं थी। ऐसे लगे मेरे घर को। नहीं माँ, देखना, तू अलग होके चला गया। राजीव भी पता नहीं क्यों नौकरी छोड़ के छुट्टी लेके घर पे बैठा है। अग्नि का गुंडे छुरों से खून बहा रहे हैं। मेरी रचना पे भी बदमाशों की नजर पड़ गई। अब और क्या बुरा होना बाकी है इस घर में? क्या मेरा घर? जी छोटा मत कर सावित्री, ये दिन भी निकल जाएंगे। सब निकल जाएंगे एक एक करके इस घर से। पहले मेरे बच्चे, फिर मेरे सुख, फिर मेरे सपने, मेरे अपने। इससे तो अच्छा मेरे प्राण ही निकल जाए। कैसी बातें कर रही हैं आप? इतनी हिम्मत वाली होके बच्चों के सामने ऐसे कोई बोलता है क्या? बस बहू, अब तो हिम्मत भी थकने लग गई है। कश्मीर से निकलते वक्त जैसे मन डूबने डूबने को हुआ था ना, यह पहली बार फिर वैसा ही लग रहा है मुझे। इतना धर्म कर्म करती है सावित्री, फिर भी नहीं समझती कि ये सब ऊपर वाले का खेल है। परीक्षा लेता रहता है वो भले लोगों की। अपनी औलाद का टपकता खून देखकर कुछ याद नहीं रहता जी। न माया याद रहती है ना ऊपर वाले का खेल। सिर्फ बच्चे का लाल टपकता गर्म खून। अजी कितनी मुश्किल से बड़ा करती है माए अपनी औलाद को। उसे मारते हैं, खून निकालते हैं, और वो भगवान चुपचाप, एकदम चुपचाप।